हम सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहां पे आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन दे रखा है, स्मॉल कैंडल 2 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर का बात कर रहे हैं, तो एक यहां पे बनाएंगे कॉन्केव मिरर। ये हम लोग ले लेते हैं पोल, ये यहां हम कहीं ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा फोकल पॉइंट। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो प्लस 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू हमने रखा 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि फोकल लेंथ का वैल्यू हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो रखा है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो ये 20 हो गया। हाफ पार्ट पे जाएंगे तो यहां पे हम लोग शो कर लेते हैं एक कैंडल, जो हम लोग लिख लेंगे ए बी, और इसका साइज जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर दैट इज 2 सेंटीमीटर। ये हो गया 2 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। एक बात क्लियर है कि पैरेक्सियल रे को समझने के लिए इंपॉर्टेंट चीज हमेशा होगा कि जो ये एंगल सबटेंड करे यहां पे पोल पे, अगर हम लोग लेते हैं यहां से अगर कोई रे लेंगे तो ये एंगल का जो वैल्यू होना चाहिए दैट शुड बी स्मॉल। तो अगर हम 2 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर लिखते हैं tan थीटा का वैल्यू, तो tan थीटा हम लोग अगर वैसे जनरल बात करें तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 30 सेंटीमीटर, और इसको अगर करते हैं तो ये आ जाएगा मेरा 0 पॉइंट, अब यहाँ 20 हो गया, फिर हम लोग लेंगे 0 पॉइंट, अगर हम 0 ले रहे हैं फिर हमारा आएगा 6 7 नियरली 0.067। अगर हम बात करें तो ये वैल्यू जो है नियर टू 0 आ रहा है, मतलब tan थीटा इज वेरी स्मॉल। in that case we can write theta in radian can be written as nearly equals to 0.067, और ये अगर 0.067 का बात करेंगे तो टेंस टू हमारा जो है 0 की तरफ कर रहा है इन रेडियन, तो हम लोग बोलेंगे दिस कैन बी कंसिडर्ड एज पैरेक्सियल रे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर साइज बहुत बड़ा देता है कभी भी अगर हम निकालते हैं थीटा का वैल्यू अगर नियर टू 0 नहीं आ रहा है, मतलब अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें और 7 डिग्री से अगर ज्यादा बड़ा आ रहा है, उस केस में हम पैरेक्सियल रे के सिचुएशन को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए मोस्टली जितने भी क्वेश्चन हमारे ऑप्टिक्स में दिए होंगे जिसमें कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिया हो, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा बहुत स्मॉल होगा इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, ये तो आइडेंटिफाई करने का तरीका हो। वैसे अभी जो हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं इसके अंदर, उसमें इस बात को ध्यान में रखा हुआ है कि वो पैरेक्सियल रे का सिचुएशन बने, और इसके बेसिस पे अब हम लोग यहां से जाते हैं कि अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन को हम जो है डिसाइड करेंगे। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर की तरफ, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम लोग लेकर के चलते हैं दैट विल बी टुवर्ड्स राइट, तो राइट डायरेक्शन शुड बी टेकन एज रेफरेंस पॉजिटिव। और कन्वेंशन हमेशा हम कहां से लगाते हैं, पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल एक्सिस से लगाते हैं। तो पोल ऑफ द मिरर से पहले हम लोग बात कर लें कि पोल ऑफ द मिरर से राइट जो भी हम लोग लेंगे इस केस में उसको हम ले लेते हैं पॉजिटिव, और लेफ्ट जो है उसको हम ले लेते हैं निगेटिव। वैसे पहले भी बताया था कन्वेंशन कोई मेरा कंपलसरी चीज नहीं है, हम लोग लेफ्ट को पॉजिटिव और राइट को निगेटिव ले सकते हैं, और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका इंटरप्रिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो कन्वेंशन हमने चूज किया उसके बेसिस पे कर लेंगे। वैसे इन जनरल हम लोग बेटर है कि उसी चीज को फॉलो करें कि इनकमिंग रे के डायरेक्शन को जो है हम रेफरेंस पॉजिटिव लें, और उसके बाद हम जो है कन्वेंशन पोल से लगाते हैं। तो इस केस के में हम लोगों ने कन्वेंशन को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। अब जो भी पोजीशन हम पोल से लेफ्ट की तरफ लेंगे दैट शुड बी रिटन विद नेगेटिव साइन, और जो भी राइट साइड लेंगे तो दैट शुड बी रिटन पॉजिटिव साइन। अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, तो यहां से अपवर्ड डायरेक्शन जब भी लेंगे तो उसको पॉजिटिव ले लेते हैं यहाँ पे, और इससे नीचे की तरफ अगर हम लेंगे तो इसको यहाँ पे नेगेटिव ले लिया हम लोगों ने। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला चीज
कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो चीज का ध्यान रखेंगे। एक तो मिरर इक्वेशन का यूज करेंगे। मिरर इक्वेशन जो हमको देगा वो ये हो गया कि पोल से लेकर के यहां तक का ए का पोजीशन हमको पता है 30 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया। इस पर जितना भी पॉइंट लाई करेगा उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू तो सेम रहा, तो इमेज डिस्टेंस जो मिलेगा रिलेटिव टू द पोल ऑफ द मिरर, तो मिरर इक्वेशन से हमको ए डैश का पोजीशन पता चलेगा। लेकिन बी डैश का पोजीशन अगर हमको पता करना है देन वी हैव टू गो फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन। तो हम लोग दोनों इक्वेशन का इसमें यूज करेंगे। फर्स्ट विल गो फॉर कि यहाँ पे पहला हो गया हमारा मिरर इक्वेशन, और मिरर इक्वेशन के हिसाब से जाएंगे तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू हो गया 1/f। इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस ऑफ 1/u। अब इस चीज को हम लोग लेकर के चले तो 1/v इक्वल्स टू 1/, अब f फोकल लेंथ का बात कर रहे हैं तो यहाँ 20 सेंटीमीटर है। पहले देखेंगे फोकल पॉइंट का पोजीशन जो है पोल से लेफ्ट की तरफ है, तो इस पोजीशन को हम इंडिकेट करेंगे नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे पहले बताया था u, v और f जो रिप्रेजेंट करता है ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ये इमेज पोजीशन है, और ये फोकल पॉइंट का पोजीशन है रिलेटिव टू द पोल ऑफ द मिरर। तो इसको हम लोग जो इस पोजीशन को शो करेंगे हम लोग नेगेटिव के साथ f को, तो यहां पे लिखा माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर माइनस 1/। अब u का वैल्यू देखेंगे पोल से लेफ्ट की तरफ है तो माइनस ऑफ हम लोगों ने लिख लिया 30 सेंटीमीटर, और ये हो गया मेरा माइनस ऑफ 1/20 प्लस 1/30 सेंटीमीटर। अब अगर एलसीएम लेते हैं तो 60 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस 2, इसका मतलब हो गया माइनस ऑफ 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो माइनस ऑफ 60 आया। और इसके बेसिस पे हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि जो v का जो वैल्यू आएगा दैट विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ 60 सेंटीमीटर। अब माइनस बोलने का मतलब है कि जो भी इमेज का पोजीशन होगा वो होगा टू द लेफ्ट ऑफ द पोल ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो यहां से 30 अगर लेके चलते हैं तो ये ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे, तो इस जगह पे इसको इंडिकेट कर देता हूं मैं थोड़ा इधर की तरफ। तो 60 सेंटीमीटर के हिसाब से जाएंगे तो इस लाइन में कहीं पे हमारा ये कंप्लीट इमेज बनेगा। एक बात है कि ए अगर हमको ये पता है तो इसका जो ए डैश है, चूंकि ये हमारा प्रिंसिपल आई कर रहा है तो समवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ए डैश, तो ए डैश का पोजीशन हमको मिल गया कि पोल से हमारा लेफ्ट की तरफ कितने डिस्टेंस पर, तो 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमारा ये इमेज बनेगा। अब हमको निकालना है पोजीशन ऑफ बी डैश। एक बात तो ये क्लियर है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट इमेज ऑलवेज लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये है कि जब भी हम ये लाइन बनाएंगे तो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा इसका इमेज। दूसरा बात है कि बी जो लाई कर रहा है वो इन बिटवीन सी एंड एफ है, तो इसका इमेज बनेगा बियॉन्ड सी। तो सीधा सा बात है कि ये इमेज कहां पे बनेगा, तो इस जगह पे जाकर के बनेगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बी डैश, और हमारा यहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा इसके लिए। ये हो गया हमारा जो इमेज के फॉर्मेशन का हम लोग बात करेंगे ए डैश बी डैश। खैर अभी हमको बी डैश का पोजीशन निकालना है तो विल गो फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन। सो लीनियर मैग्निफिकेशन जो हम लिखते हैं m इक्वल्स टू वो होता है माइनस बी बाई यू। सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ b के जगह पे हमने लिख लिया माइनस ऑफ 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय u के जगह पे हमने लिख लिया माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इससे हमारा वैल्यू आ गया माइनस ऑफ 2। अब माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, और दूसरा यहां पे माइनस साइन हमारा क्या इंडिकेट किया, दोनों पे अगर ध्यान दें तो पहले हम ऊपर v इक्वल्स टू -60 का मतलब बताया कि पोल से ये लेफ्ट की तरफ आएगा 60 सेंटीमीटर। अब हम यहां से इंटरप्रिटेशन शुरू करते हैं। इंटरप्रिटेशन ये हो गया कि ऑब्जेक्ट मेरा जो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, इमेज भी हमारा इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, और कॉनकेव मिरर के केस में विथ रियल ऑब्जेक्ट। अगर इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों लाई करेगा ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर दैट मींस इमेज इज रियल। तो रियल इमेज जब हमारा फॉर्म करता है तो विथ रियल ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर
इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि इमेज हमारा क्या है, तो रियल है। तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है मिरर के सामने है, इमेज भी मिरर के सामने है, उस केस में हम बोलेंगे कि इमेज हमारा क्या बन रहा है, तो ये हो गया कि यहां माइनस साइन ये हो गया, तो इससे एक इंटरप्रिटेशन हो गया हमारा कि एज इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेज एंड रियल object lie on same side, lie on same side of concave mirror, so image is real। तो पहला कंक्लूजन यही हुआ कि जो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज जो भी हमारा बन रहा है, रियल ऑब्जेक्ट जो है विद कॉनकेव मिरर, फॉर रियल ऑब्जेक्ट अगर इमेज लाई करता है ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर, तो हम उस इमेज को क्या बोलेंगे, तो रियल इमेज। सेकंड, m इक्वल्स टू -2, माइनस साइन यहां इंडिकेट करेगा कि इमेज हमारा क्या है, इन्वर्टेड है। तो ये माइनस साइन हमारा इंडिकेट कर रहा है कि इमेज इज इनवर्टेड। इमेज इन्वर्टेड बोलने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर B पॉइंट हम ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो B डैश हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा। दूसरा यहाँ पे जो 2 इंडिकेट कर रहा है वो ये बोलेगा कि जो पोजीशन ऑफ इमेज रिलेटिव टू द प्रिंसिपल एक्सिस will be twice of the position of object relative to the principal axis। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट B का अगर हम बात करें तो वो 2 सेंटीमीटर पे है, तो ट्वाइस का मतलब यहाँ पे हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो A डैश B डैश का वैल्यू कितना आएगा, तो वो आएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। अगर हम मैथमेटिकली इस चीज को आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि एज m इक्वल्स टू हमारा हो गया -2 एंड m अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लिखते हैं तो होता है hi/h0। तो अगर हम इन दोनों को लेकर के चलते हैं तो सो वी कैन राइट दैट hi इक्वल्स टू नथिंग बट -2 into h0। अब हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से, तो हम देखते हैं कि b जो हमारा है वो लाई कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, तो h0 को हम लिखेंगे +2 सेंटीमीटर। यह हमारा अननोन क्वांटिटी है, इसलिए कोई कन्वेंशन का जरूरत है नहीं हमारे पास। सो नाउ वी कैन राइट दिस एज -2 और ये हो जाएगा मेरा +2 सेंटीमीटर। तो hi का वैल्यू जो हमारा है दैट इज -4 सेंटीमीटर। और -4 सेंटीमीटर बोलने का मतलब ये है कि जो इमेज हमारा B डैश जो बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा। कितने डिस्टेंस पर, तो 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो B डैश जो हमारा बन रहा है वो 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो हम लोग पॉइंट वाइज अगर हम मिरर इक्वेशन लेते हैं तो हमारा पोल से कितने दूरी पे होगा, तो इस केस में एक A डैश का पोजीशन हमको मिल गया पोल से। फिर हमारा ये है कि जो इस लाइन में कहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होना है, तो B डैश निकालने के लिए हम लोगों ने यूज किया लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर, टीजर आई आप लोग ट्राई करना खुद से। अब हम लोग जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एट सच अ पोजीशन दैट इमेज फॉर्म्ड इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन इसमें दे रखा है कि साइज ऑफ जो इमेज है दैट इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। The object is now shifted to another position, displaced related to the earlier position by delta x equals 10 cm, and the size of the image now becomes 1/4 of the object। हमको निकालना है कि इनिशियली
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कितना है। अब पहला पार्ट जो क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जो पहला स्टेटमेंट बताता है वो ये बोल रहा है कि साइज ऑफ इमेज इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस किया हुआ है, इसका मतलब कौन से ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं हम लोग, रियल ऑब्जेक्ट, बिकॉज रियल ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम प्लेस नहीं कर सकते, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम नथिंग बट जो इनकमिंग इंसिडेंट रे है वो उसके पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस को हम ट्रीट करते हैं जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो पहला बात हो गया कि रियल ऑब्जेक्ट के केस में हमारा मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आ रहा है। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन लेस देन 1 अगर हम लोग बात करेंगे तो ओनली केस वी हैव दैट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हमारा ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं रियल ऑब्जेक्ट को, इन दैट केस मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी लेस देन 1। अब एक चीज हो गया कि जो अगर हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं तो हमारा रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज जो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो शुरुआत हमको करना है, चूंकि हमारा साइज ऑफ इमेज के बारे में दे रखा है, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे हम लीनियर मैग्निफिकेशन से। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम नॉन क्वांटिटी की तरह लेकर के चल रहे हैं। तो पहला बात हमको डिसाइड करना है कि लीनियर मैग्निफिकेशन के साथ हम प्लस साइन का यूज करेंगे या माइनस साइन का। जहां तक हाफ ऑफ द साइज दे रखा है इमेज का रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन तो हाफ हो गया। अब हम साइन जो बात करेंगे तो रियल ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज हमारा रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेंगे -1/2। तो सबसे पहले डायग्राम में हम लोग यहाँ पे शो कर लेते हैं जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। ये हो गया हमारा एक कॉन्केव मिरर, हम लोग यहां पे ले लेते हैं पोल, यहां ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे ले लेते हैं फोकल पॉइंट। अब एक बात यहां से हम लोगों को क्लियर है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट लेने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो यहां कहीं होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ए बी। अब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया तो एक बात और क्लियर है कि अगर हम लोग बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज ऑलवेज लाई इन द सेम लाइन। इसका मतलब है कि बी के करस्पॉन्डिंग, कि ए का तो समवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा, बी का अगर बात करेंगे तो इस लाइन पे कहीं पे लाई करेगा। एज ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सो इमेज विल लाई इन बिटवीन सी एंड एफ। तो हमारा यहां कहीं पे हम लोग इमेज के फॉर्मेशन का बात कर सकते हैं और ये हो जाएगा a', b'। अब यहाँ पे इन्वर्टेड बना हुआ है तो हम मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो लेंगे वो -1/2 लेकर के चलेंगे इस केस में। अब एक चीज हो गया कि ऑब्जेक्ट को चूंकि हमने इधर प्लेस किया तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से इनकमिंग रे टुवर्ड्स राइट होगा, तो पोल से राइट जो भी पोजीशन लेंगे उसको हम पॉजिटिव यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, पोल से लेफ्ट जो भी पोजीशन लेंगे उसको जो है नेगेटिव के साथ लेंगे। अब यहां से नेक्स्ट जो है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चूंकि नहीं दे रखा है तो यू भी अननोन हो गया, तो यू के साथ हम कन्वेंशन नहीं लगाएंगे। इससे बेटर है कि हम इसके अंदर यू को एक पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं। जैसे 30 सेंटीमीटर अगर होता है तो हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं 30 सेंटीमीटर। तो हम डिस्टेंस के फॉर्म में इसको अगर यहाँ पे लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ d0। इसका मतलब ये है, अब इक्वेशन में 1/v + 1/u = 1/f जब लिखेंगे तो हमको जो एप्रोप्रिएट साइन कन्वेंशन के साथ u, v और f का वैल्यू लेना होगा। तो v अननोन है तो उस पर तो कोई कन्वेंशन लगाएंगे नहीं। u को हम लोगों ने d0 माना है, मतलब ये एक पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब इसके पोजीशन को अगर हम इंडिकेट करने जाएंगे तो -d0 लिख लेंगे। तो अब इस डायग्राम के हिसाब से जाएं तो u के जगह पे हम लिखेंगे -d0। दूसरा इंफॉर्मेशन जो हमारे पास दे रखा है इनिशियल में वो है कि लीनियर मैग्निफिकेशन का वैल्यू होगा -1/2। तो ये हो गया m = -1/2। क्वेश्चन में ये नॉन क्वांटिटी है, सो विल स्टार्ट विथ मैग्निफिकेशन। तो पहला स्टेप जो इस क्वेश्चन में हम लोग लेने जाएंगे वो ये लिखेंगे कि m = जो लिखेंगे एज m = -v/u। तो चूंकि हमारे इनिशियल कंडीशन का सिचुएशन है इसलिए काम करते हैं कि इसको मैं m1 लिख देता हूं, यहां पे v1 लिख देता हूं, यहां u1 लिख देता हूं, यहां पे भी इसको u1 लिख देते हैं -d0, इसको यहां पे m के जगह पे m1 लिख लेते हैं।
तो u1 की जगह माइनस जी नॉट ले लिया, m1 इक्वल्स टू -1/2 हो गया। अब मैग्निफिकेशन वी कैन राइट -v1/u1 एंड मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है हमारा -1/2। तो माइनस में जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो इससे आ जाएगा v1 इक्वल्स टू नथिंग बट v1 इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू u1। अब u1 का वैल्यू हमारा माइनस ऑफ d नॉट है, तो इससे हम लोग इंडिकेट करेंगे इस जगह पे, तो v1 का वैल्यू हो गया मेरा 1/2 दैट इज माइनस ऑफ d नॉट। सो v1 कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ d नॉट बाई 2। और वैसे भी v1 का वैल्यू जो नेगेटिव आना था क्योंकि इसमें हमारा जो इमेज बन रहा है पोल से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि एक बार हमने निकाल लिया, देन वी हैव टू गो फॉर मिरर इक्वेशन। तो मिरर इक्वेशन हमारा नेक्स्ट स्टेप में आएगा और मिरर इक्वेशन के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो लिखेंगे 1/v 1 प्लस 1/u1 इक्वल्स टू 1/f। चूंकि फोकल लेंथ हमारा अननोन क्वांटिटी है तो उस केस में हम लोग जो है फोकल लेंथ पे कोई कन्वेंशन नहीं लगाएंगे। v1 हम लोगों ने निकाला है माइनस ऑफ d नॉट बाई टू, u1 का वैल्यू है माइनस d नॉट। तो अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हो गया 1 बाय माइनस ऑफ d नॉट बाई 2 प्लस 1 बाय माइनस ऑफ d नॉट इक्वल्स टू 1 बाय f। इस पे कोई कन्वेंशन नहीं लगाया क्योंकि ये अननोन की तरह लेके हम लोग चल रहे हैं। अब यहां से जाएंगे तो ये हो गया मेरा माइनस ऑफ 2 बाय d नॉट माइनस ऑफ 1 बाय d नॉट इक्वल्स टू 1 बाय f। तो इससे हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ 3 बाय d नॉट, मतलब f का वैल्यू अगर हम निकालें तो हो गया माइनस ऑफ d नॉट बाय 3। और d नॉट हमेशा पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगा, तो इसके हिसाब से हम लोग अगर बात करेंगे तो f का वैल्यू नेगेटिव, मतलब फोकल पॉइंट जो हमारा पोल से लेफ्ट की तरफ आ रहा है इस सिचुएशन में। तो अब हमारा ये हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ये दे रखा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं प्रीवियस पोजीशन से 10 सेंटीमीटर से, तो उस केस में साइज ऑफ इमेज जो है हमारा 1/4 हो गया ऑब्जेक्ट का। अब हमको एक बात यहां से ध्यान में रखने का ये हो गया कि मॉड ऑफ जब हमने इसको शिफ्ट किया 10 सेंटीमीटर तो मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, जो प्रीवियस पोजीशन में उसका मैग्निफिकेशन का वैल्यू था। तो मैग्निफिकेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब अगर हम बात करें तो इस केस में जो है अपने प्रीवियस पोजीशन से इसको किधर मूव किए होंगे, अवे फ्रॉम द पोल, क्योंकि अगर जब भी हम टुवर्ड्स द पोल मूव करते हैं तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमारा क्या हो रहा था, इंक्रीज करता था, और अगर हम अवे फ्रॉम द पोल मूव करेंगे तो उस केस में मैग्निफिकेशन डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि पहले हमने इस ऑब्जेक्ट को मूव किया है टू द लेफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। तो अब नया जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, पहले से d नॉट था उसमें 10 सेंटीमीटर, d नॉट प्लस 10 हो गया, और u जब लिखने जाएंगे तो अब वो जो नया पोजीशन होगा वो चूंकि पोल से लेफ्ट की तरफ होगा तो माइनस ऑफ d नॉट प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब यहां पे हो गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय डेल्टा x equals to 10 centimeter, then as magnification decreases, मैंने बताया था कि इंक्रीजेस डिक्रीजेस जो है वो मॉड्यूलस ऑफ मैग्निफिकेशन के हिसाब से बात करेंगे कि प्लस माइनस सिर्फ ये इंडिकेट करेगा कि इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है, उसको क्वांटिटी वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो एज मैग्निफिकेशन डिक्रीजेस, सो it can be interpreted that object is shifted away from the pole, away from pole of mirror।
तो मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन के बेसिस पे हमको एक बात ये क्लियर हो गया कि हमने अवे फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इसको डिस्प्लेस किया है। तो अब हम लोग अगर U2 लिखने जाएंगे तो U2 इक्वल्स टू, तो चूंकि अवे किया है तो लेफ्ट इधर की तरफ आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी नॉट, पहले से जो डिस्टेंस था प्लस ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अब हमको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो दे रखा है इसमें कि चूंकि ये सिचुएशन अभी अगर अवे करते हैं तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का ही रहता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका मतलब सीधा सा होगा कि इमेज हमारा रियल और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड होने का मतलब है कि मैग्निफिकेशन जो हम लोगों को 1/4 दे रखा है दैट शुड बी टेकन विद नेगेटिव साइन। तो U2 हमारा ये हो गया एंड मैग्निफिकेशन M2 अगर हम लिखते हैं तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/4। चूंकि हमारा मैग्निफिकेशन नोन है इसलिए पहले मैग्निफिकेशन इक्वेशन लिखेंगे एंड देयर आफ्टर विल गो फॉर मिरर इक्वेशन, जो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरत होता है। तो हम लोग सबसे पहले यहां पे जाएंगे कि एज M2 इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस ऑफ V2 बाय U2 एंड जो हमारा M2 का वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1/4, सो वी कैन राइट दैट। तो अब यहां से हम लोग जो लिख सकते हैं तो बेटर हम लोग यहां पे लिख लेते हैं इस चीज को, इस डायग्राम को मैं अभी के लिए रख कर देता हूं ताकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल रहेगा यहां पे। अब M2 यहाँ पे -1/4 और ये -V/2 है, तो V2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/4 U2। सो V2 कैन बी रिटन एज 1/4 इंटू U2। अब U2 का वैल्यू हमको पता है दैट इज माइनस डी नॉट प्लस 10 सेंटीमीटर, सो दिस कैन बी रिटन एज 1/4 और यहां पे लिख लिया हम लोगों ने माइनस ऑफ डी नॉट प्लस 10 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी नॉट प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर। V2 निकल गया हमारा। अब हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन, मैग्निफिकेशन वाला यूज हो गया हमारा, विल गो फॉर मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन के हिसाब से 1/V2 प्लस 1/U2 इक्वल्स टू हो गया 1/F। अब हम V2 की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, U2 की जगह पे वैल्यू पुट कर लेंगे, तो दिस विल गिव अस 1/V2 की जगह पे हो गया हमारा माइनस ऑफ डी नॉट प्लस 10/4, ये हो गया प्लस 1/ माइनस ऑफ डी नॉट प्लस 10। ये अननोन क्वांटिटी है F, तो एज इट इज रहने दिया, तो हो गया मेरा माइनस ऑफ 4/डी नॉट प्लस 10, यहां पे हो गया फिर हमारा माइनस ऑफ 1/डी नॉट प्लस 10 इक्वल टू 1/F। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5/डी नॉट प्लस 10, सो वी कैन राइट दैट F इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस ऑफ डी नॉट प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4 और ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो सॉरी ये 5 आएगा, डी नॉट प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे तो हम लोग जो है दोनों फोकल लेंथ का जो है डिस्टेंस से इंडिकेट कर सकते हैं, मतलब ये फोकल पॉइंट का पोजीशन बताएगा। तो हम लोग 1 और 2 से जाते हैं तो दोनों को इक्वेट करेंगे। अब यहां से मैं इस वाले पार्ट को रख कर देता हूं, तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 से। अब दोनों से लेंगे तो माइनस माइनस हमारा कैंसल आउट हो जाएगा और हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डी नॉट प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू डी नॉट बाय 3 हम लोग लिख सकते हैं। तो 3d नॉट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 5d नॉट हो जाएगा, यहाँ 30 हो गया, मतलब 2d नॉट इक्वल्स टू 30। इससे हमारा d नॉट का जो वैल्यू आएगा दैट कम्स आउट टू बी 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया कि प्रीवियसली ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ था वो 15 सेंटीमीटर पे था,
एक बार हमने डी नॉट फाइंड आउट किया तो अब हमारे इस क्वेश्चन में जितना भी इंफॉर्मेशन है सब अवेलेबल है हमारे पास। डी नॉट का वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो गया, तो जो हम लोगों ने V1 निकाला था वो था माइनस डी नॉट बाई 2, मतलब माइनस 7.5 सेंटीमीटर, मतलब इमेज पोजीशन हमारा पोल से लेफ्ट की तरफ 7.5 सेंटीमीटर पे होता है। फोकल लेंथ निकालना है तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से कोई भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। U2 का वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो माइनस 25 सेंटीमीटर हो गया, मतलब पोल से लेफ्ट की तरफ 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हो गया। और V2 का वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो हो गया यहाँ पे 50 तो 25 बाय सॉरी V2 का है यहाँ, तो डी नॉट प्लस 10 दे रखा है, मतलब 15 माइनस 25 बाय 4 आ गया हमारा। तो इससे हमारा आगे कि माइनस 25 बाय 4 सेंटीमीटर मेरा V2 का डिस्टेंस हो गया। और फाइनली अगर फोकल लेंथ पर हमारे जो निकालने का है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो यूजिंग इक्वेशन 1 इफ वी गो फॉर देन वी कैन राइट यूजिंग इक्वेशन 1 हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल्स टू माइनस डी नॉट बाई 3, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी नॉट की जगह हमने लिख दिया 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3, तो इक्वल्स टू क्या माइनस 5 सेंटीमीटर। अब इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि चूंकि कॉन्केव मिरर था तो जो कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं उसके हिसाब से इसका वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए था, तो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। दूसरा फोकल लेंथ का वैल्यू बात करेंगे तो वो वैल्यू आ रहा है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू जिसमें हमारा इनिशियल इंफॉर्मेशन मैग्निफिकेशन से रिलेट करता हुआ होगा। तो पहला बात हम मैग्निफिकेशन में कन्वेंशन को डिसाइड करेंगे, देन ओनली विल गो फॉर नेक्स्ट थिंग। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे इन द नेक्स्ट